यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सेस हम आज से है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही MPCHO की क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं, लेकिन अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है ANM का पेपर मैंने चैनल पे अपडेट किया था, OSSC ने ANM का पेपर कराया था। तो मैं बता दूं कि वैसा पेपर अभी तक रिसेंट में कभी भी कहीं का भी पेपर नहीं आया। DSSB का पेपर भी बना है, तो उतना NCLEX बेस्ड जो क्वेश्चन है सीधा सीधा NCLEX जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं BSc में उसके अकॉर्डिंग ANM वालों को क्वेश्चन दिए गए थे। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि मे भी अपकमिंग टाइम में यदि MPCHO का पेपर उस तरीके से आ जाए तब आप क्या करेंगे। जिन्होंने पेपर नहीं देखा है, उड़ीसा OSSC ANM का 3 दिसंबर को पेपर हुआ था, मैंने आंसर की चैनल पर अपलोड कर दी, प्लीज जाके एक बार विजिट कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको ना ही डरा रही हूँ ना ही डिमोटिवेट कर रही हूँ, मेरा यहाँ पर सीधे से एम है कि अब आपको यदि आप MPCHO की अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई है, मे भी आपका यदि अचानक से 10 दिन बाद एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए तब आप क्या करेंगे। तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी कहा गया था कि ये चीजें आनी है, लेकिन उनको जब पेपर देखा बच्चों ने तो उनके सीधे होश उड़ गए थे। मेरे पास एटलीस्ट 300 से 400 बच्चों के यदि मैसेजेस आए होंगे तो उनमें से सबका यही कहना है कि उनके 40-45 तक गए हैं, लेकिन उसमें एक बैड थिंग ये थी कि नेगेटिव मार्किंग थी इसलिए, लेकिन MPCHO में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन का मतलब है कि आपके अब जो अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाले हैं आपको कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने आई होप कि अपना सिलेबस तो जरूर देख लिया होगा कि आपको पेपर में क्या क्या आने वाला है। जो इस बार कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार CHO MP का पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि 2019 से जो MP में CHO स्टार्ट हुआ है उसमें धीरे धीरे पेपर का पैटर्न सेम रहा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है जो होते गए। 2019 का देखिए, या तो मुझे वो पेपर सॉल्व करते करते इजी लगने लगे हो या फिर आपको भी इजी लगने लगे हो आई होप। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्वेश्चंस वही आए हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की फॉर्मेट है वो बदल दिया गया। ऐसे ही उड़ीसा में भी हुआ है। तो यहाँ पर आज है जो हम स्टार्ट करेंगे 2022 के CHO के पेपर से। चैनल पर ये पेपर ऑलरेडी अपडेटेड है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने पेपर अपडेट किया था आफ्टर द एग्जाम तो कैंडिडेट्स का कहना था कि आपने हिंदी में क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो विजुअल हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट से नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम जो पेपर सॉल्व करेंगे MP का ही पेपर है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, कोई चेंज मैंने इसमें नहीं किया है। अप्रैल 2022 में MP में पेपर हुआ था CHO का। फिर जो इसी साल में जो CHO का पेपर तो नहीं हुआ था MP में, NHM के थ्रू स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था। तो जो भी लोग इन पेपर्स की PDF फॉर्मेट लेना चाहते हैं, पहले इनका प्राइस 200 था, बट नाउ डेज ड्रॉप आउट किया गया है आपके एग्जाम्स के लिए 175 रुपीज में, प्लस आपको 13 सीरीज अवेलेबल कराई जाएंगी, जिसमें आपके जो टॉपिक है, टॉपिक का मतलब यहाँ पे आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी से 5-5 नंबर आना है। यहाँ पे मैं आपको लिखते भी जाती हूँ ताकि आपको याद रहे। फिजियोलॉजी से 5 नंबर आपको आने हैं, एनाटॉमी से आपको 5 आना है। फिर आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी को छोड़कर फिर आपको क्या पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को छोड़ के, क्योंकि ये तो आपको 5-5 नंबर का आना है और ये बेसिक आता है। बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप सीधा ऊपर ऊपर का बस पढ़ लें, मतलब आपको पूरे सिस्टम्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए रोस एंड विल्सन की बुक काफी है। आप लोग एक बार रोस एंड विल्सन की एनाटॉमी की जो बुक आती है फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ी होगी, वो एक बार आपको रिवाइज कर लेनी, उसी में से आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर आपका डेमोग्राफी से लेकर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तक क्या है, डेमोग्राफी और जो हेल्थ स्टैटिक से 5 नंबर आना है, एपिडेमियोलॉजी से 5 नंबर आना है, मैटरनल हेल्थ से 5 नंबर का आना है। तो इसमें आपकी पूरी गायनिक कवर होगी और गायनिक के एक से एक क्लासेस चैनल पर अपडेटेड है, आप लोग प्लीज विजिट कीजिए। और जब तक एग्जाम नहीं होता है आपको डेली हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में क्लास ली जाएगी। चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन से 5 नंबर का आपको आना है। चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन में आपको मैं बता रही हूँ क्या पढ़ना है कि जो अकॉर्डिंग टू एज वाइज है बच्चे के लिए क्या, जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, फिर कोई मिनरल्स हो गए, आयोडीन हो गया,
किसकी कितनी मात्रा की जरूरत है, कितना प्रोटीन जरूरी है, ये सब आपका न्यूट्रिशन में कवर होगा। बाकी आपने विटामिन से होने वाली प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसी या फिर हाइपर होते हैं तो वो सभी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इम्यूनाइजेशन से 5 नंबर आना है। एडोलेसेंट हेल्थ में आपका पूरा प्रोग्राम्स कवर हो जाएगा, एडोलेसेंट हेल्थ का एज ग्रुप हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग में मेथड्स आएंगी आपकी, मेनली प्रोग्राम आ सकता है या फिर कुछ नए प्रोग्राम यदि गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने लाए हैं तो वो आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग इस बार आपको लाडली बहना योजना से जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब लाडली बहना योजना आई थी, इसका क्या एम था, क्या टारगेट ग्रुप थे। और जो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रोग्राम है जिसमें जितनी डिसीज इंक्लूडेड है, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, शॉक, ये सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। जीके ओनली 5 मार्क्स का आना है, तो इसमें आपको उतना अपना दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि बेसिक जीके आता है, हार्ड जीके आता है आपके पास। जब आप अपने पूरे सब्जेक्ट पढ़ लो उसके बाद आपको जीके की तरफ फोकस करना है। स्किल बेस्ड टेस्ट का मतलब है यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस का आना। फिर आपका एनालिटिकल और कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे इस पेपर में मैं जिन जिन क्वेश्चंस में आपको मार्क करती जाऊँ कि इस सेक्शन से है तो आपको उस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ना है। मैं भी अपनी पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तो डेली इसी तरीके से क्लासेस ली जाएं। तो जो भी लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पूरी पीडीएफ 300+ पेज की होगी जिसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से होगी जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे जिससे आपको पढ़ना बहुत ही इजी रहेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं पेपर हम। तो ये 2022 में हुआ था सीएचओ का पेपर। आई थिंक 2000 समथिंग वैकेंसी के लिए हुआ था। इस बार 1000+ वैकेंसी, ज़्यादा पोस्ट नहीं है लेकिन फॉर्म है जो में भी हो सकता है कि अच्छे खासे अमाउंट में गए हों क्योंकि सीसीएच और विदाउट सीसीएच इस बार दोनों एलिजिबल थे इसलिए। तो यहाँ पर जो पेपर हुआ था और इस बार आपको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर यदि सीसीएच विदाउट सीसीएच है लेकिन यहाँ पर एग्जाम एक ही होना है आपका, ऐसा नहीं कि सीसीएच और विदाउट सीसीएच वालों का अलग अलग पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लामेशन इन विच देयर इज फ्लूइड शिफ्ट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड। तो एक मैनिफेस्टेशन है जिसमें फ्लूइड कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है इंटरनल, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में, बाहर से अंदर की तरफ है जो फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डॉलर, कॉलर, स्वेलिंग या फिर रूबर। यहाँ पर इन्फ्लामेशन के स्टेप होते हैं, क्या है, इन्फ्लामेशन के स्टेप होते हैं डॉलर, कॉलर, रूबर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि डॉलर का मतलब क्या है, कॉलर का मतलब क्या है, रूबर का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको ये 5 स्टेप याद रखने हैं, सॉरी 4 कार्डिनल होते हैं। 4 में से यहाँ पे पूछा है जब फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो क्या है, स्वेलिंग है। अब यहाँ पर रूबर, रूबर का मतलब होता है रेडनेस, क्या है, रेडनेस। फिर है कैलर, और कैलर पढ़ सकते हैं आप इसको। कैलर का मतलब होगा कि जहां पर भी इन्फ्लामेशन हुआ है वहां पर हीट जरूर रहेगी, क्या होगी, हीट, गर्माहट जरूर होगी। फिर यहाँ पे आपका आता है क्या, ट्यूमर। ट्यूमर और डॉलर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका एक तरीके की स्वेलिंग होना है, क्या है यहाँ पर, डॉलर। डॉलर यहाँ पर अलग टर्म है, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेन, सॉरी डॉलर का मतलब है यहाँ पे क्या, पेन। रूबर का मतलब यहाँ पे होगा आपका क्या, रेडनेस। स्वेलिंग का मतलब है यहाँ पर क्या, ट्यूमर। यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि स्वेलिंग ना लिख के आए आपको एग्जाम में, ट्यूमर आ जाए, कैंसर वाला ट्यूमर नहीं है, जो ऊपर को उठा हुआ एरिया होगा, स्वेलिंग जो आपको विजिबल होगी वो है। तो यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशन जिसमें फ्लूइड क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए इंटरस्टिशियल स्पेस से, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर वो कहलाएगा स्वेलिंग। क्या होगा, स्वेलिंग। यहाँ पर इन्फ्लामेशन की फ्लूइड वाली स्टेज है, कौन सी, फ्लूइड वाली स्टेज है। यदि रेडनेस की बात करें तो यहाँ पर ब्लड वेसल में डायलिटेशन के कारण जो रेडनेस होगी वो क्या कहलाएगी, रूबर। क्या कहलाएगी, रूबर। कैलर का मतलब होता है गर्माहट।
जब केमिकल एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शन होता है कहीं पर भी इंजर्ड एरिया में, जो न्यूरोरिसेप्टर्स रिलीज होते हैं तो गर्माहट होगी, वो क्या कहलाएगी? कैलर। क्लियर है? और ट्यूमर और स्वेलिंग, कैंसर वाला ट्यूमर नहीं है, ये जो फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, फ्लूइड बाहर अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण विजुअल एडिमा और स्वेलिंग हो रही है, वो क्या कहलाएगा? स्वेलिंग और ट्यूमर। तो ये 4 स्टेज होती है, डॉलर, कैलर, स्वेलिंग एंड रूबर। तो स्वेलिंग की जगह यहाँ पे आपको दिया जा सकता है एग्जाम में ट्यूमर। क्लियर? क्या दिया जा सकता है? ट्यूमर। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ HIV इन्फेक्शन डेवलप्ड कैंडिडा इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। This opportunistic candida infection is an example of which of the following type of infection? तो यदि किसी मरीज को ऑलरेडी HIV हुआ है, क्या है? HIV हुआ है, उसको UTI में कैंडिडा इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। क्या है? मूत्र मार्ग में कैंडिडा इन्फेक्शन भी डेवलप हो गया है। और ये कैंडिडा इन्फेक्शन कैसे हुआ? मौका देख के बॉडी में घुस गया, मौका देख के कैंडिडा एल्बिकेंस इन्फेक्शन हो गया है, तो एक तरीके का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहलाएगा। आता है एग्जाम में आपको कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, कि जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो, उस टाइम पर कोई दूसरा इन्फेक्शन एंटर कर जाए तो वो क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो यहाँ पर एक जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ है, किस टाइप का इन्फेक्शन है? लोकलाइज्ड, डिसेमिनेटेड, सिस्टमिक या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक कैंडिडा आपकी बॉडी में मौका देख के घुसा तो अपॉर्चुनिस्टिक हो गया, और ये यूटीआई में क्या है? यूटीआई में डेवलप हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया की बात की गई है यहाँ पर। किसकी? पर्टिकुलर एरिया की बात की गई है। कैंडिडा में जो यूटीआई को ही बस अफेक्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कहा है कि डेवलप्ड कैंडिडा इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। ओनली यूरिनरी ट्रैक्ट की बात की गई है, मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम को, पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? लोकलाइज्ड इन्फेक्शन और स्थानीयकृत संक्रमण। सिस्टमिक का मतलब होगा कि आपके बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है उनको अफेक्ट करना। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से है, जब से HIV हुआ है तभी से है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्या है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन the process of obtaining oxygen from the atmospheric air and making it available to the tissue and organ of the body। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के दौरान जो भी वायुमंडल से ऑक्सीजन क्या है? खींच के टिश्यू में पहुंचाई जा रही है, ऑर्गन्स को सप्लाई की जा रही है, वो प्रोसेस पूरी क्या है? वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन, रिसेप्शन या फिर एक्सचेंज। ये क्या कहलाएगा? कि जो वायुमंडल से ऑक्सीजन खींची गई और आपके शरीर के अलग अलग टिश्यूज में, ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? पूरी प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीजनेशन। एक्सचेंज का मतलब है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर निकालना। वेंटिलेशन का मतलब जब आप अपने आप से जो एटमॉस्फेयर की जगह आपको मशीन पर रख के आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिलवाई जाए, वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, in a person having normal ECG report finding the sinus rhythm starts in the। यदि किसी की ECG रिपोर्ट चेक की जाती है, क्या ECG रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है नॉर्मल आई है, तो साइनस रिदम कहाँ से स्टार्ट होगी? ऐसे नोड से, AV नोड से, पुरकिंजे फाइबर से कि नन ऑफ द अबव से? साइनस रिदम की जगह आपको एग्जाम में है जो पेसमेकर पूछ सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होगा? इनिशिएशन होगा। तो यहाँ पर का आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा यहाँ पर ऐसे नोड। ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आपको आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है कि साइनस रिदम स्टार्ट कहाँ से होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द फाइब्रोसेरस सैक दैट कवर्स द हार्ट इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला सेक्शन है, थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया है कि हार्ट की जो कवरिंग है क्या फाइब्रोसेरस सैक की है, तो वो क्या कहलाती है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर फाइब्रोसेरस फ्लूइड भरा है, क्या है? हार्ट की जो कवरिंग लेयर है जिसमें फाइब्रोसेरस फ्लूइड भरा हुआ है,
तो वो कौन सी लेयर है? तो वो लेयर कहलाएगी कौन सी? पेरिकार्डियम। क्या है? पेरिकार्डियम। आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो 3 लेयर होती है, मायोकार्डियम मतलब मिडिल, एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर जो तीनों लेयर है, क्या है? तीनों लेयर है। आपको एग्जाम में है तो लेयर वाइज पूछ सकते हैं या फिर आपको बाहर से अंदर की तरफ पूछ सकते हैं। तो मायोकार्डियल मिडिल है, एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? यहाँ पर एक फ्लूइड जो फाइब्रस सिरस सैक के भरा हुआ फ्लूइड है, वो वाली लेयर है। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर तीनों याद रखनी है आपको, जैसे एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम क्या है? आपकी आउटर, कौन सी? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, एपिकार्डियम। मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम कौन सी है? मिडिल, जो कि मस्कुलर लेयर है। कौन सी? मस्कुलर लेयर। यदि आपको पूछी जाती है तो याद रखना मायोकार्डियम मस्कुलर है। एंडोकार्डियम, यहाँ पर क्या है? एंडोकार्डियम इनर लेयर है, थिन मतलब पतली और इनर लेयर। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो सैक है, क्या है? फाइब्रस सिरस सैक है जो कि हार्ट को पूरा कवर करेगा। तब पूरी हार्ट की कवरिंग पूछी है तो क्या कहलाएगी? पेरिकार्डियम। प्लूरा, यहाँ पर याद रखें हार्ट की जगह आपको लंग्स कहते, तब आपको क्या कहना था? प्लूरा। क्लियर? नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? पेरिकार्डियम। आप लोग यहाँ पे देखते जाइए कि जो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला सेक्शन है किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोबायोलॉजी नहीं आनी है आपको, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन में से आपको जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसमें डिसीज के कॉजेटिव एजेंट, कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ये सब आपका यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सेल्स दैट कैरी आउट फैगोसाइटिक एक्टिविटी रिमूविंग बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन फ्रॉम योर ब्लड। तो यहाँ पर हमारे शरीर में अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? हमारी बॉडी से टॉक्सिन और बैक्टीरिया को निकालने का बॉडी में, जो कि मान लीजिए, नहीं तो यदि हमारे शरीर में अच्छी अच्छी सेल्स भी नहीं रहेंगी तो कोई भी बैक्टीरिया आएगा, आके रह जाएगा, इन्फेक्शन देगा, रुक जाएगा वहीं पे। बैक्टीरिया वायरस की हैबिट होती है। लेकिन यदि हमारे शरीर में फैगोसाइटिक एक्टिविटी मतलब सेल इनगल्फिंग, जो भी बाहर से कुछ भी आ रहा है उनको भगाना और उनको खा जाना मार के, तो पूरी सिचुएशन कहलाती है फैगोसाइटोसिस। क्या है? फैगोसाइटोसिस। तो ये कौन सी सेल्स करेंगी ये काम? सिस्टोसाइट्स, कुफर सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स या फिर मार्केल सेल्स। कौन सी सेल से काम करेंगी कि कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आता है, लेकिन उसको क्या करेंगी? हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको बाहर निकालेंगी, टॉक्सिन को हमारे ब्लड से अलग करेंगी। तो ये काम करती हैं कौन? कुफर सेल्स। कौन सी सेल? कुफर सेल्स। और इनका जो एक मेन काम होता है वो यही है। क्या है? यही एक काम है जो कि कुफर सेल्स करेंगे। नेक्स्ट इज द हार्मोन सीक्रेटिंग पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज। अब यहाँ पे देखिए पेंक्रियाज का कौन सा हिस्सा हार्मोन रिलीज करता है? पिनेलोसाइट्स, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कुफर सेल्स या फिर पॉलीपेप्टाइड सेल्स। कितना इजी क्वेश्चन है। पेंक्रियाज का जो सीक्रेटिंग हार्मोन पोर्शन है वो क्या है? तो वो होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अल्फा, बीटा, डेल्टा 3 तरीके की सेल्स हार्मोन रिलीज करती हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो ये इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करती हैं। ये तीनों हार्मोन जब मोस्ट ऑफ दी जो डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं इनमें इंसुलिन डिस्टर्ब रहेगा। क्या होगा? इंसुलिन डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर पेंक्रियाज का यदि पूछें तो ये क्या? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और जो टेल और हेड वाला एरिया पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो टेल वाले एरिया से। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपको पूरा प्रॉपर विजिबल दिख रहा हो, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में दिख रहा हो। द सेल्स दैट माइलिनेट द नर्व फाइबर्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेट हो रहे हैं नर्व फाइबर्स, क्या हो रहे हैं? माइलिनेट हो रहे हैं। तो वो सेल्स कौन सी हैं? ग्लियल सेल्स, स्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन सी सेल्स हैं यहाँ पर? ये सभी सेल्स एग्जाम में आपको आ चुकी हैं या फिर आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपकी ये कौन सी सेल्स हैं?
जो कि क्या कर रही हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कि माइलिनेटिंग सेल्स है कहाँ की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ध्यान रहे सीएनएस पूछे, क्या है सीएनएस पूछे तब आप क्या कहेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट। याद रखना है सीएनएस की माइलिनेटेड सेल्स पूछे तो ओलिगोडेंड्रोसाइट। लेकिन यहाँ पर पीएनएस की सेल्स पूछी हैं, कौन सी, पीएनएस की सेल्स पूछी हैं। तो पीएनएस की सेल्स कौन सी हैं, स्वान सेल्स। कौन सी, स्वान सेल्स। आपको नाम याद रखना है, कौन सी सेल्स है, स्वान सेल्स। ये किसकी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो एक हम ये कह सकते हैं वाइटल रोल प्ले करने वाली सेल्स है, माइलिनेशन वाली सेल्स है। तो पीएनएस की पूछते हैं तो स्वान सेल्स, और सीएनएस की पूछते हैं तो ओलिगोडेंड्रोसाइट। हो सकता है आपको इस बार सीएनएस की पूछ लें, तो आपको याद रखना है क्या, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है, A 10-year-old boy had a chicken pox. The immunity that results naturally from the infection is called. तो यदि 10 साल के बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है, क्या है, 10 साल के बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसकी बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी बनेगी उस इन्फेक्शन को लेके, क्या है, इनेट, एक्टिव एक्वायर्ड, पैसिव एक्वायर्ड या फिर नेचुरल इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी बन जाएगी उस बच्चे के शरीर में, यदि बच्चे को एक बार चिकन पॉक्स हो गया है, नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है, वो कहलाती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जन्मजात इम्यूनिटी का मतलब है इनेट इम्यूनिटी, एट द बर्थ ऑफ टाइम से जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी। और जो आपको इम्यूनाइजेशन से मिल रही है, कौन से, इम्यूनाइजेशन के थ्रू मिलती है, वो कहलाएगी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। इम्यूनिटी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो इम्यूनाइजेशन वाला सेक्शन है इसी में आपकी इम्यूनिटी प्लस वैक्सीनेशन प्लस इम्यूनाइजेशन प्लस कोल्ड चेन प्लस वैक्सीन स्टोरेज कहाँ कितने टेम्परेचर पे की जाएंगी, ये सब आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, A 10-year-old boy was brought to the emergency with history of severe prolonged asthma attack that is unresponsive to usual treatment. Which is the diagnosis of child? तो यहाँ पर 10 साल का बच्चा लाया गया है, 10 वर्षीय लड़के को गंभीर हालत में अस्थमा का दौरा हुआ है। उसको क्या हुआ है, उसकी जो हिस्ट्री रही है पहले अस्थमा के दौरे उसको पड़ चुके हैं, प्रोलॉन्ग्ड है, जो अस्थमा के अटैक है जो आ चुके हैं। बच्चा रिसेंट में क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब हम कह सकते हैं एक तरीके से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डायग्नोसिस क्या होगा बच्चे के लिए, स्टेटस अस्थेमेटिकस, कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया, निमोनिया या फिर अस्थमा। क्या डायग्नोसिस निकलेगा बच्चे के लिए। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है कि बच्चे को यहाँ पे क्या कहा है, हॉस्पिटल में लाया गया 10 साल के बच्चे को इमरजेंसी केस में, उसको पहले उसकी जो हिस्ट्री रही है किसकी, उसको पहले अस्थमा अटैक आते रहे हैं, क्या है, अस्थमा अटैक आते रहे हैं। लेकिन इस बार जो आया है इसमें बच्चा क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है। तो ऐसे केस में अस्थमा जब अस्थमा बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इसको कहा जाता है स्टेटस अस्थेमेटिकस। क्या है, स्टेटस अस्थेमेटिकस। जटिल निमोनिया यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है, लेकिन ये नहीं होगा, अस्थमा को दमा कहा जाता है। तो ऐसे केस में बच्चे को हाइपोक्सेमिया, हाइपरकार्बिया, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी की कंडीशन है। अस्थमा को क्या है, यदि अस्थमा लंबे टाइम से अनरिस्पॉन्सिव हो जाए या फिर रिपीटेड, यहाँ पे रिपीट ही हुआ है क्योंकि उसको सीवियर अटैक आ चुके हैं अस्थमा के, इसीलिए इसको क्या टर्म यूज़ किया गया है, स्टेटस अस्थेमेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इन आ कॉन्शियस चोकिंग चाइल्ड। ये आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस भी हैं, 10वां क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि एक कॉन्शियस बच्चा लेकिन क्या है, चोकिंग की कंडीशन हुई है। अपवर्ड थ्रस्ट आर डिलीवर्ड टू द अपर एब्डोमेन विद द फिस्टेड हैंड एट द पॉइंट जस्ट बिलो द रिब्स। तो एक मैन्यूवर कौन सा है, सीधा सा क्वेश्चन ये है, बच्चे को चोकिंग की कंडीशन हुई है, अपवर्ड उसको क्या है, अपवर्ड का मतलब है कि जो पसरी पिंजर मतलब रिब केज है, क्या है, रिब केज है, यहाँ पर मुट्ठी से, फिस्ट का मतलब है मुट्ठी से
ऊपरी पेट पर ऊपर की ओर से थ्रस्ट किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है? वाल्साल्वा मैन्योवर, हेमलिच मैन्योवर, जा थ्रस्ट मैन्योवर या फिर चिन लिफ्ट मैन्योवर। तो जा थ्रस्ट और चिन लिफ्ट मैन्योवर है जो एयरवे ओपन करने के लिए है, जो यूज़ की जाती है जब कुछ स्पाइनल या फिर एक्सीडेंटल इंजरी हुई हो तब। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या है? चोक है। चोकिंग वाले बच्चे के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाएगी वो क्या कहलाती है? हेमलिच मैन्योवर। यदि चोकिंग वाला है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी फंसा हुआ है, तो हेमलिच मैन्योवर बच्चों में लेकिन क्या यूज़ किया जाता है? फिस्ट के थ्रो थ्रस्ट है जो अपवर्ड थ्रस्ट दिए जाते हैं, बैक ब्लो। यदि इन्फेंट है तो ब्लो के थ्रो, लेकिन बच्चा है, यहाँ पे बच्चे की बात की जा रही है और यहाँ पे मैन्योवर पूछा गया है, तो ये क्या कहलाएगा? हेमलिच मैन्योवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन्फेंट क्राउल्स बिफोर दे क्रीप। क्या है? क्राउल्स बिफोर दे क्रीप, क्रीप बिफोर दे स्टैंड, दिस ट्रेंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो एक बच्चा क्या है? क्राउलिंग के पहले क्रीपिंग करेगा, मतलब रेंगेगा, खिसकेगा पेट के बल। फिर यहाँ पर क्रीप बिफोर दे स्टैंड, खड़े होने से पहले क्या होगा? रेंगता है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? सिक्वेंशियल, डायरेक्शनल डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट टास्क। तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि पहले क्राउलिंग के पहले क्या किया? क्रीपिंग किया। क्रीपिंग बिफोर द स्टैंड, खड़े होने के पहले क्रीपिंग की। तो ये जो सीक्वेंस वाइज हो रही हैं चीज़ें, ये क्या कहलाएगा? सिक्वेंशियल ट्रेंड। क्या है? सिक्वेंशियल ट्रेंड। सीक्वेंस है, क्या कहलाएगा? सिक्वेंशियल ट्रेंड। अब आपको एग्जाम में इस तरीके से एक बच्चा दिया जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर उतना प्रॉपर तो नहीं बनेगा, ठीक है, बेबी बन गया है कोई एक, मान लीजिए। अब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है इसी तरीके के ट्रेंड से लेके। एक होता है कि जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो कैसा होगा? सेफेलोकॉइडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉइडल, यदि यहाँ पे आपको सेफेलोकॉइडल कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि बच्चे का डेवलपमेंट हेड टू टोए, क्या है? हेड टू टोए हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सेफेलोकॉइडल। अब दूसरा आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है सेंट्रल एरिया से, कहाँ से? यहाँ पर इस एरिया से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर? एक्सट्रीमिटी की तरफ। कहाँ पर? एक्सट्रीमिटी की तरफ, हाथ पैर की तरफ। तो ये कहलाएगा क्या? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। यदि बच्चे का डेवलपमेंट हेड टू टोए है तो ये सेफेलोकॉइडल। लेकिन यदि यही डेवलपमेंट बच्चे का कहाँ से हो रहा है? चेस्ट और सेंट्रल पार्ट से लेके बॉडी के एक्सट्रीमिटीज एरिया में, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू द एंटायर पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू अटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो कोरोना की वैक्सीन सबने लगवा ली होगी, दोनों डोज हो गए हों, बूस्टर डोज भी लगवा चुके होंगे आप। अब कोरोना इन्फेक्शन के लिए एंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीन दिलवाई गई। एक इस तरीके का टीका कहलाएगी कि इस तरीके की इम्यूनिटी देगी, एक्टिव, पैसिव, सेलुलर या फिर हार्ड इम्यूनिटी। तो पूरी एंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा दी गई, मतलब उनको कोरोना ना हो, तो ये कहलाएगी हार्ड इम्यूनिटी। क्या है? हार्ड इम्यूनिटी। कुछ टाइम पहले है जो एक रिसर्च आई थी, रिसर्च आप लोग भी पढ़ लिया करें, कभी कभी नर्सिंग आर्टिकल्स आते रहते हैं, WHO की वेबसाइट पे आ जाते हैं या फिर आप INC की वेबसाइट पे जाके पढ़ते रहा करें। तो उसमें कहा गया था कि कोविड की जो वैक्सीन जिनको लगी हैं उनको अरिथमिया की सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो हर एक वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो यदि एंटायर पॉपुलेशन में कोविड वैक्सीन लगाई गई है, कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, किसके लिए? हार्ड इम्यूनिटी के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और एट प्रेजेंट अभी चीन में जो एक डिसीज और फैली है जिसको वहाँ के डॉक्टर नॉर्मल निमोनिया का नाम दे रहे हैं, वो है या नहीं पता नहीं है। तो यहाँ पर वो भी आपको एग्जाम में है जो आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया इज अ टॉक्साइड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय डिटॉक्सिकेटिंग द टॉक्सिन प्रिपेयर्ड बाय द organism. Which of the following characteristics of toxoid vaccine? टॉक्साइड वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? नॉट एफिशियस बट सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट, हाईली एफिकियस एंड सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट, ओनली हाई एफिकेसियस या फिर इजी टू एडमिनिस्टर।
तो डिप्थीरिया है क्या? टॉक्साइड वैक्सीन है, डीपीटी डिप्थीरिया पाइटिस टिटनेस। डिप्थीरिया क्या है? टॉक्साइड वैक्सीन है। तो इसमें जो डिप्थीरिया का जो टॉक्साइड पार्ट है उसको डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म है। तो डिप्थीरिया का जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एजेंट है उसको क्या किया जाएगा? डिटॉक्सिफाई किया जाएगा वैक्सीन बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है किस तरीके की प्रिपरेशन करेगी? हाईली एफिकेशियस एंड सेफ इम्यूनाइजिंग एजेंट, अत्यधिक प्रभावकारी और सुरक्षित प्रतिरक्षण एजेंट के तौर पर इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका वैक्सीनेशन वाले सेक्शन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। और आपको जो इम्यूनिटी वाले क्वेश्चंस थे वो, और ये क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीसेरा। एंटीसेरा है जो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। एंटीसेरा का कॉम्प्लिकेशन क्या है? रैसेस आएंगे, फीवर आएगा, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होगी कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एंटीसेरा की जो मुख्य जटिलता पूछी है, रैसेस फीवर कॉमन वैक्सीन में आ सकता है, लेकिन एक मुख्य जटिलता है जो वो क्या होगी? वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। क्या है? एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। और इस कंडीशन में है जो मरीज की इम्यूनिटी लेवल है IgE इतनी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी कि मरीज को कभी कभी इमरजेंसी में एडमिट करने की जरूरत भी पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है द डोजेज ऑफ आयरन एडमिनिस्टर्ड फॉर एडोलेसेंस। अब देखिए आपके क्वेश्चन है जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, डिप्थीरिया, हाइड इम्यूनिटी एंड यहाँ पर जो आपने ऊपर जो एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, ये पढ़े क्या है? ये आपकी इम्यूनाइजेशन वाले 4 क्वेश्चन होगा, एक और आपको आगे मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से है आपको क्या? 5 नंबर का जो एडोलेसेंट हेल्थ आना है वो। इस पेपर को समझाने का मेरा एक ही एम है कि आपको सिलेबस कैसे अपना कवर करना है। यदि 10 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाए तो आप कैसे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन है इसमें कहा है कि द डोज ऑफ आयरन एडमिनिस्टर्ड फॉर एडोलेसेंट अंडर एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम। तो क्या है यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है? कौन सा? किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम के तहत कितना आयरन का डोज दिया जाएगा? तो वो होगा 100 mg। कितना? 100 mg। अब यहाँ पर आपको एडोलेसेंट हेल्थ में जो किशोरी शक्ति योजना है, RBS के प्रोग्राम है, एंड यहाँ पर इन दो के अलावा एडोलेसेंट हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कौन कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं, कितनी जरूरत पड़ेगी। जैसे आयरन आया है, हो सकता है आपको आयोडीन पूछ लें, हो सकता है कि आपको कोई मिनरल के बारे में पूछ लें या विटामिन के बारे में पूछ लें। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म गोल ऑफ वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट। एक क्वेश्चन ये हो गया एडोलेसेंट का, दूसरा ये हो गया कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है। यदि जो एडोलेसेंट प्रोग्राम के तहत, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत आयरन फॉलिक एसिड दिया जा रहा है तो क्या है? हेल्दी चिल्ड्रन, बच्चे स्वस्थ हो, ब्रेक इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ एनीमिया, या फिर प्रिवेंट इलनेस इन एडोलेसेंट, या फिर प्रमोट द हेल्थ ऑफ यंगर। आयरन फॉलिक एसिड का काम क्या होगा आपको? एनीमिया के लिए। किसके लिए? एनीमिया से बचाने के लिए। तो यहाँ पर भी वही है कि जो एनीमिया की अंतरपीढ़ी चक्र को तोड़ना, कि जो सबको एनीमिया हो रहा है, यदि एक बार आपने इस चीज पे काबू पा लिया तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इंटरजेनरेशनल साइकिल है एनीमिया की, उसको तोड़ना। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस को लेकर। कौन सा है? कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो फैमिली प्लानिंग वाला है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है उसमें गर्भ निरोधक अभ्यास की व्यापकता का सूचक क्या है? टारगेट कपल, एलिजिबल कपल, कपल प्रोटेक्शन रेट, या फिर स्मॉल फैमिली नॉर्म। तो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस मतलब प्रेवलेंसी का मतलब है कि यूज करी है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो होगा कपल प्रोटेक्शन रेट के थ्रू। कैसे पता चलेगा? कपल प्रोटेक्शन रेट के थ्रू। कितने लोग इस चीज को जो मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइथ्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को लेके इंडिया में जो नहीं फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि
जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस है कम्युनिटी में, इनकी प्रेवलेंसी का पता सही इंडिकेटर क्या होगा, होगा कपल प्रोटेक्शन रेट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फैमिली प्लानिंग से दूसरा क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन यूज थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, तीसरी जनरेशन की इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन सी है, मेरेना, प्रोजेस्टासाइट, कॉपर टी 380A या फिर लिपेज लूप। तो यहाँ पर क्या है, आईयूडी की जनरेशन आपको पढ़ाई गई है, क्या है, जनरेशन ऑफ आईयूडी पढ़ाई है। 3 जनरेशन की आईयूडी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जनरेशन आईयूडी में क्या होगा आपका मेनली, यहाँ पर आपको फर्स्ट जनरेशन आईयूडी में लिपेज लूप आ जाएगा, लेकिन सेकंड जनरेशन आईयूडी में किसमें, सेकंड जनरेशन आईयूडी में यह जो भी कॉपर टी 380 हो गए ये सब आएंगे। थर्ड जनरेशन में आपकी आएंगी कौन सी, जो भी हार्मोनल है, कौन सी हार्मोनल है वो। यहाँ पर जो कॉमन यूज की जाने वाली मेरेना, प्रोजेस्टासाइट दोनों हार्मोनल है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली की बात की जा रही है तो वो है यहाँ पर क्या, प्रोजेस्टासाइट। कौन सी, प्रोजेस्टासाइट। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्टेबल एक्सेप्ट, मतलब सभी प्रोजेस्टेरॉन वाली क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, किसी एक को छोड़कर। ये थर्ड क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग का, किसी एक को छोड़कर। डीएमपीए, नेट-ईएन, डीएमपीए सबक्यूटेनियस, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, यहाँ पर सभी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन वाली हैं। डीएमपीए, नेट-ईएन दोनों है। डीएमपीए इंट्रावास्कुलरली दिया जाता है, सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है, एवरी 3 मंथ में दिया जाता है। लेकिन जो इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल है, क्या है, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल है, इसमें कौन सा हार्मोन रहेगा, एस्टेरॉइडल हार्मोन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, ना कि प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाला पूछा है, क्या होगा, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मिसेज एक्स मिस द सिंगल डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यहाँ पर मैं नंबरिंग लिखती जा रही हूँ क्वेश्चंस की, कि जो एक कोई लेडी है उनने अपनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का 1 डोज भूल गई, तो यहाँ पर एज अ CHO आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, यूज बैरियर मेथड, टेक द मिस्ड पिल नाउ एंड कंटिन्यू द कोर्स, डिसकंटिन्यू द कोर्स बिकॉज OCP हैज नो मोर साइड इफेक्ट, टेक 2 पिल्स नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स। तो यहाँ पर आपकी लेडी यदि एक ही सिंगल डोज भूली है तो आपको क्या एडवाइस करना है कि दूसरे दिन आप 2 पिल्स ले लीजिए और अपना जो कोर्स है कंटिन्यू कीजिए। मान लीजिए वो आपके पास आती है कि उसने 5 दिन से पिल्स नहीं ली है, 5 दिन से पिल्स नहीं ली है, अब वो क्या करें, तब आप एडवाइस करेंगे कि भाई बैरियर मेथड को अपनाइए। किसको, बैरियर मेथड को अपनाइए, कॉन्डोम यूज कीजिए, डायफ्राम यूज कीजिए। लेकिन एक दिन की बस उसने एक ही डोज, सिंगल डोज भूली है अपना, तब आप क्या कहेंगे कि टेक 2 पिल्स द नेक्स्ट एंड कंटिन्यू विद द कोर्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन फैमिली प्लानिंग का, A woman visit a family planning clinic and inquiries about the best time for her conceive. The nurse says that the best chance to pregnancy when. यहाँ पर एक वुमेन फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पे आती है, वो पूछेगी कि सही टाइम क्या है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो, जब एस्ट्रोजन लेवल लो हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाई हो या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लो हो। किस केस में है जो फैमिली प्लानिंग मेथड, फैमिली प्लानिंग बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो सही टाइमिंग आप क्या बताएंगे, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो, LH हाई हो तब। नेक्स्ट वन, नर्स लिंडा इज असेसिंग 16-year एडोलेसेंट फीमेल। ये 5 आपके फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चन हो गए। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन पढ़े थे एडोलेसेंट हेल्थ के, उसका तीसरा क्वेश्चन आपका ही रहा। नर्स लिंडा इज असेसिंग अ 16-year-old एडोलेसेंट फीमेल who reports weight loss, amenorrhea and depression. Which of the following advanced information reported by the client suggests that she has an eating disorder? तो यहाँ पर आपको बताना है ईटिंग डिसऑर्डर, लेडी को 16 साल की एडोलेसेंट गर्ल है, वेट लॉस हो रहा है, पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, डिप्रेशन की कंडीशन है, तो कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है। वियरिंग टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, एक्सेसिव एंड
एक्सेसिव एंड रिचुअल्ड एक्सरसाइज, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, फिर स्किन अपीयर्स ऑयली। तो यहाँ पर आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो ईटिंग डिसऑर्डर को लेके आप पता करेंगे। तो यहाँ पर एक क्या ईटिंग डिसऑर्डर है, क्या है, वेट लॉस, एमनोरिया, डिप्रेशन है, तीनों है। तो इसमें मतलब मरीज खा नहीं रहा है, क्या है, खा नहीं रहा है। और दूसरा यहाँ पर क्या कर रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी कर रहा है, अत्यधिक और इतनी जरूरी नहीं उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है। इसके कारण कंडीशन सभी डेवलप हो रही हैं और इस क्या है ईटिंग डिसऑर्डर के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक्सेसिव एंड रिचुअलाइज्ड एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, एज पर WHO व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम। अब यहाँ पर न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का टेम्परेचर पूछ ले या फिर लेबर रूम का टेम्परेचर पूछ ले, दोनों में आपको आंसर सेम देना है, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेबर रूम और रिससिटेशन, न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का टेम्परेचर सेम होता है। वो कितना होना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन। तो जो इम्यूनाइजेशन वाला उसका एक क्वेश्चन ये हो गया आपको कि कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी यदि बच्चे को कन्वर्जन के है जो हिस्ट्री रही है। डीपीटी, मीजल्स, टाइफाइड या फिर BCG। यहाँ पर वो होगी DPT। यदि पर्ट्यूसिस सेपरेट हो, डिप्थीरिया और टिटनस लिखा हो तब आप मार्क करेंगे किसको, पर्ट्यूसिस को। डिप्थीरिया का पर्ट्यूसिस कंटेंट उसके कारण क्या आते हैं, फिट्स आना स्टार्ट हो सकते, कन्वल्जन्स आ सकते हैं बच्चे को, ये आते नहीं है मेनली, लेकिन हिस्ट्री यदि रही हो तो इनको वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट है जो मानी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, DPT। पूरी DPT नहीं, इसका जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है वो कन्वल्जन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन, अ प्रोग्राम दैट डील्स विद कम्युनिटी स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर 4Ds। कौन सा प्रोग्राम है जिसमें 4Ds है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या फिर नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम किसी न किसी तरीके से आपको एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रोग्राम की बात की जा रही है वो है RBS के प्रोग्राम। क्या है, RBS के प्रोग्राम मतलब कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके तहत है जो 4 चीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीज इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशन और डेवलपमेंटल डिले। इसमें डिसेबिलिटीज भी इंक्लूडेड रहेंगी। 4D का मतलब है यहाँ पे डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीज इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशन एंड डेवलपमेंटल डिले। तो ये 4D प्रोग्राम आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, तो क्या RBS के प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इंक्लूड्स केयर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ लास्ट डे पर ईयर। एक साल में कितने दिन। तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की जा रही है बच्चे की कितने दिनों तक करनी है, 28 दिन, 42 दिन, 60 दिन या फिर 1 दिन। ग्रह आधारित नवजात शिशु की देखभाल में 1 साल में कितने दिन का यहाँ पे टाइम इंक्लूड किया गया है, वो 42 दिन। कितना, 42 डेज पर ईयर। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में कितने दिन तक की केयर इंक्लूडेड होती है, 42 दिनों की। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द सिस्टम डिजिटाइज द एंटायर वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट, देयर लॉजिस्टिक एंड टेम्परेचर ट्रैकिंग एट ऑल लेवल ऑफ वैक्सीन, इट्स नोन एज द। तो यहाँ पर वैक्सीन बनने से लेके स्टोर होने तक मैनेज होने के लिए पूरा सिस्टम है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें वैक्सीन का जो कितना स्टॉक बचा है, कितना डिलीवर हो चुका, कितने टेम्परेचर पर और किस लेवल पे स्टोर करनी है वैक्सीन, कहाँ पे स्टोर करनी है, सब चीजें ट्रैक होंगी किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क के थ्रू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका मैटरनल हेल्थ से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी पेल्विस, क्या टाइप ऑफ पेल्विस, लॉन्ग है, ओवल ब्रिम है,
एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर से भी लॉन्ग है, तो ये कौन सी पेल्विस है? गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड? आपको यदि मैंने बताया था ओवल शेप है तो ये क्या है? एंथ्रोपॉइड पेल्विस। अभी मैंने 2 दिन पहले एक पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें भी पढ़ाया है 4 टाइप की पेल्विस। गायनेकॉइड जो आइडल पेल्विस में आपको पूछा जा सकता है, दूसरे नंबर पे आपको पूछी जा सकती है एंड्रॉइड पेल्विस, तीसरे पे एंथ्रोपॉइड पेल्विस। यदि ओवल ब्रेम है मतलब ये क्या है? एंथ्रोपॉइड पेल्विस। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी द अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट ऑन एग्जामिनिंग द नंबर ऑफ वेसल दैट शुड बी प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प एंड कट करने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेसल्स आपको विजुअल होंगी? 2 आर्टरी 1 वेन, 1 आर्टरी 2 वेन्स, 2 आर्टरी 1 वेन या फिर 1 आर्टरी 1 वेन। कितनी वेन है जो आपको कितनी वेसल्स है विजुअलाइज होंगी? तो हमेशा अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको यदि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक आता है अर्ली कॉर्ड कटिंग और दूसरा आता है लेट कॉर्ड कटिंग का। और यहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कहा जाता है? फ्यूनिस। एग्जाम में अभी जो OSSC का पेपर उसमें आया था, अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम तो कहलाता है क्या? फ्यूनिस। और इसमें कितनी वेसल्स होती हैं? 2 आर्टरी 1 वेन। जो आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, फीटस से जो ब्लड लेके जाएगी गैसेस एक्सचेंज के लिए, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी कौन आएगी? वो आएगी अम्बिलिकल वेन। तो कितनी होती है टोटल? 3, जिसमें 2 आर्टरी 1 वेन रहेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर पेनलेस नॉन रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस that are easily palpable from about 12 week of gestation is called। तो पेनलेस है क्या है? पेनलेस है नॉन रिदमिक। क्या है? पेनलेस है नॉन रिदमिक है, और यहाँ पर जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं जो कि 12 वीक की प्रेगनेंसी से पाल्पेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब दर्द नहीं हो रहा है लेकिन आपको फील टाइप से हो रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, आके वो ठीक हो जाएंगे। तो ये क्या है? लेबर है, फॉल्स लेबर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है कि क्विकनिंग है? ये कहलाएगी क्या? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में कहलाएगा। क्विकनिंग का मतलब तो होगा फीटल मूवमेंट जो माँ को फील हो रहा है। और यहाँ पर यदि कंटिन्यूअस पेनफुल आएंगे तो वो कहलाएगा लेबर पेन। लेकिन यहाँ पर पेनलेस है, नॉन रिदमिक भी है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपके मैटरनल हेल्थ के ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन नंबर 29, 1, 2 एंड दिस वन इज द थर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी है, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ वेजाइनल सीक्रेशन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिजल्ट्स इन अ थिक व्हाइट डिस्चार्ज, इट इज नोन एज। यहाँ पर कहा गया है कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जो कि क्या है? थिक है। जो एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने के कारण थिक हो रहा है, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हैगर साइन, गॉडेल साइन, चैडविक साइन या फिर ल्यूकोरिया। तो ये एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने के कारण जब थिक व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो ये क्या कहलाता है? ल्यूकोरिया। यदि ये व्हाइट है, एक मिनिमल अमाउंट में आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन यदि ये येलो टाइप का आ जाए मतलब क्या है? कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन हुई है। लेकिन ये क्या है? थिक है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम में ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने के कारण आ रहा है, हाई लेवल के कारण, तो ये कहलाता है ल्यूकोरिया। क्या है? ल्यूकोरिया। नेक्स्ट इज, ये साइन भी आते हैं, हैगर्स, गॉडेल, चैडविक, तीनों साइन एग्जाम में आपको आते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाइट डिस्चार्ज पूछा है एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने के कारण, तो वेजाइना के थ्रू जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? ल्यूकोरिया। यदि ये ल्यूकोरिया व्हाइट की जगह येलो हो जाए, ग्रीनिश हो जाए, तब क्या है? यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हुई है। आंसर क्या होगा? ल्यूकोरिया। व्हाइट कलर का जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन, क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 lakh ऑर्गेनिज्म per 1 ml into consecutive urine sample is the absence of declared symptom is called as। तो यहाँ पर कोई सिम्टम आपके नहीं है। क्या है? कोई भी आपकी बॉडी में सिम्टम नहीं है, लेकिन 1 लाख ऑर्गेनिज्म
पर ml इन 2 कॉन्जिक्यूटिव यूरिन सैंपल। 2 अलग अलग यूरिन सैंपल लिए गए हैं, लेकिन आपको कोई भी आपकी बॉडी सिम्टम नहीं दिखा रही है, लेकिन जो आपके सैंपल में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकले हैं, 1 लाख निकले हैं, मोर देन 1 लाख से भी ज्यादा। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, सिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, असिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, बैक्टीरियूरिया, फिनोबैक्टीरियूरिया। बैक्टीरियूरिया है जस्ट बिकॉज क्योंकि यूरिन में आपके जो 2 सैंपल लिए, दोनों में 1 लाख से भी ज्यादा क्या है, 1 लाख से भी ज्यादा जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस पाई गई है, लेकिन आपकी बॉडी ने सिम्टम नहीं दिखाए, सिम्टम नहीं दिखाए, एब्सेंस ऑफ डिक्लेयर्ड सिम्टम। यहाँ पे भी देख लीजिए, आपकी बॉडी सिम्टम नहीं दिखा रही, लेकिन आपको आपके यूरिन सैंपल में बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, असिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया। यदि आपके इतने सैंपल में 2 यूरिन सैंपल में यदि 1 लाख बैक्टीरिया है और साथ में आपको फीवर है, वॉमिटिंग हो रही है, चिलिंग हो रही है, ठंड भी लग रही है, तब आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिम्टोमेटिक है, मतलब आपकी बॉडी में लक्षण शो किए हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी लक्षण ही नहीं दिखा रही है तो ये क्या कहलाएंगे, असिम्टोमेटिक, लेकिन ये है तो ये क्या है, बैक्टीरियूरिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन कैन बी कॉज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन सी बात है, क्योंकि जो प्रेशर पड़ेगा यूट्रस का, इसके कारण रेक्टम और पूरा जो बैक एरिया है वो भी सफोकेट होगा, तो ये कॉमन है। लेकिन किसके कारण है जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करके पूछा है, डिहाइड्रेशन के कारण, पानी ज्यादा पीजिए तो आप इस कॉन्स्टिपेशन से निपट सकते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट या फिर ओपिएट एनाल्जेसिया। तो यदि आप दोनों ही ले लीजिए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो यहाँ पर भी वही ओपिएट एनाल्जेसिया के कारण ही हो सकता है, लेकिन फॉलिक एसिड के कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आयरन के कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, और ब्लैक कलर की जो स्टूल है वो भी पास हो सकती है। तो यहाँ पे भी एक आपको साइड इफेक्ट या फिर नॉर्मल है, लेकिन आपको ये बताना कि आयरन टैबलेट लेने के बाद ये जो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही, साथ में ब्लैक स्टूल भी पास होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सीक्रेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज वैसोडाइलेटेशन एंड लोअर द ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी के लिए, एक कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन जरूरी है, कौन सा, जो एक हार्मोन जरूरी है वो कौन सा हार्मोन है, एंटी डायरेटिक, एंजियोटेंसिन सेकंड, प्रोजेस्टेरोन और नन ऑफ द अबव। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बीपी, लो बीपी भी करने का काम करेगा, मतलब वैसोडाइलेटेशन की कंडीशन भी करेगा, और ये प्रेगनेंसी में सीक्रेट हो रहा है तो आपको एंजियोटेंसिन लगेगा क्योंकि बीपी के लिए है, लेकिन नहीं, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सीक्रेट हो रहा है और नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, तो ये हार्मोन होगा क्या, प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। इनिशियल टाइम पर ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम इस हार्मोन को रिलीज करेगा, कौन, ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम, क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन आफ्टर दैट बच्चा अपना खुद से हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 29 weeks pregnant woman has a diastolic blood pressure 100 to 109 mm of Hg and a systolic blood pressure 150 to 159 mm of Hg. Which of the following category of hypertension in pregnancy does the woman belongs to? तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला बीपी, क्या है, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ रहा है यदि, तो यहाँ पर क्या है, डायस्टोलिक, मतलब जो लोअर रीडिंग है 100 से 109 है, जो 80 होना चाहिए, और सिस्टोलिक है जो हाईएस्ट रीडिंग 120 नॉर्मल होती है, वो 150 से 159 है। तो यहाँ पर एक कौन से लेवल का बीपी है जो बढ़ा हुआ है, ऑप्शन में है यहाँ पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फिर क्रॉनिक। कौन सी रेंज में बीपी है जो बढ़ा हुआ है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। तो यहाँ पर जब ब्लड प्रेशर क्या है, जब ब्लड प्रेशर आपका कौन सी रेंज में चला गया, 100 नॉर्मल से ज्यादा है, तो ये किस में आएगा, मॉडरेट में। किस में आएगा, ये कंडीशन जो बीपी यदि प्रेगनेंसी में है, क्या है,
नॉर्मली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा जा रहा है, मतलब लेडी को क्या है, प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी की जो रेंज बताई गई है, तो ये कौन सा बीपी है जो बढ़ा हुआ है, ये कहलाएगा मॉडरेट लेवल। कितना? मॉडरेट लेवल। माइल्ड में जो कंसीडर किया जाएगा, माइल्ड में जो होगा कितना होगा, 140 तक की रेंज में। कितना? माइल्ड यदि बात करें हम, यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिख देती हूँ, जो माइल्ड है, क्या है, माइल्ड में सिस्टोलिक बीपी होगा आपका 140 से लेके 149 तक। जो डायस्टोलिक होगा वो कितना होगा, 90 से 99। आप लोग चाहे तो अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, क्या है, 90 से 99। फिर यहाँ पे आपका मॉडरेट, तो मॉडरेट दिया हुआ है, सीधा साफ साफ दिया है कि 150 से 159 सिस्टोलिक है, मतलब हाईएस्ट रेंजिंग है। जो 120 होती है वो 150 से 159 है, और जो 80 होती है वो 100 से 109 हो गई। कितना? 100 से 109 हो गई। तो ये हो गया। सीवियर में यदि हम बात करेंगे, तो सीवियर में है जो 160 के अबव, 160 के अबव सिस्टोलिक जाएगा और डायस्टोलिक जाएगा 100। कितना? सॉरी, डायस्टोलिक जाएगा 110। और जो सीवियर, यदि आपको पूछ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में यदि 29 वीक की या 30 वीक की प्रेगनेंसी है कि सिस्टोलिक बीपी मोर देन 160 है और डायस्टोलिक 110 है, तो कौन सा बीपी की कंडीशन है, मॉडरेट है, माइल्ड, सीवियर है, तब आपको कहना है 160 बटे 110 मतलब सीवियर। मॉडरेट की बात करें तो 150 से 159 बटे 100 से 109। लेकिन यदि माइल्ड कहें तो 140 से 149 सिस्टोलिक और 90 से 99 क्या होगा, डायस्टोलिक। क्लियर? आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपको, अ फुल टर्म मदर विद जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवर्ड अ बेबी बॉय ऑफ 4 kg वेट, व्हाट इन्वेस्टिगेशन मस्ट डन बी रेगुलरली टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर गर्भकालीन मधुमेह मतलब प्रेगनेंसी में होने वाली जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो यहाँ पर प्रेगनेंसी में बढ़ने वाली मधुमेह की समस्या है। उन लेडीज को जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, कॉमन है कि बच्चे का वजन कितना निकल सकता है, 4 kg से ज्यादा हो सकता है। तो बेबी बॉय हुआ है यहाँ पर कितना, 4 किलो का। रेगुलर तो आप क्या कॉम्प्लिकेशन चेक करेंगे, उसमें होने से क्या प्रिवेंट करने के लिए चेक करेंगे, ब्लड और सीआरपी, सीवीसी, ब्लड ग्लूकोज या फिर कॉम टेस्ट। सीधी सी बात है, यहाँ पर यदि लेडी को क्या था, जेस्टेशनल डायबिटीज थी, तो आप बच्चे का सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे कि माँ से बच्चे को डायबिटीज तो नहीं मिल गई। रेयरली होता नहीं है, बट फिर भी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ प्रेग्नेंट वुमेन हीमोग्लोबिन वैल्यू डिक्रीजेज एंड रीच द लोएस्ट इन विच ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन वैल्यू कौन से ट्राइमेस्टर में कम होगी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो ये होती है हीमोग्लोबिन वैल्यू जो लोएस्ट इन विच ट्राइमेस्टर, तो ये होती है किसमें, सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में। 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर, फिर 13 to 24 तक, फिर 25 से 36 और 37 तक, 3 ट्राइमेस्टर में पूरी प्रेगनेंसी डिवाइड कर दी जाती है। तो सबसे लोएस्ट होगा कौन से ट्राइमेस्टर में, हीमोग्लोबिन की वैल्यू घटेगी भी, तो वो होगी सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज बिटवीन 130 to 139 mm of Hg, ब्लड प्रेशर इज क्लासिफाइड एज। अब यहाँ पे कहा है कि सिस्टोलिक बीपी कितना है, 130 से 139 की रेंज में है। कितना, स्टेज पूछी है यहाँ पर, स्टेज ऑफ बीपी। यहाँ पर क्या है कि सिस्टोलिक है 130 से 139 की रेंज में, तो ये कौन सी स्टेज में है, नॉर्मल, एलिवेटेड, हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट या फिर हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड। बीपी की रेंज 130 से 139 कही है, तो होगा स्टेज 1 में। इसमें 130 से 139 कहा है सिस्टोलिक बीपी, तो ये कितना आएगा इसमें, ये होगी इसमें आपकी स्टेज फर्स्ट। और इसमें जो डायस्टोलिक बीपी जाएगा, डायस्टोलिक जाएगा कितना जाएगा इसमें, 80 से
89। ये आपको प्रेगनेंसी वाला अलग है, नॉर्मल कंडीशन में पूछा है। नॉर्मल होता है कितना 120/80 mm ऑफ Hg। एलिवेटेड जो यहाँ पे एलिवेटेड टर्म यूज किया गया है इसमें होता है 120 से 129 तक। कितना 120 से 129 तक सिस्टोलिक। डायस्टोलिक होता है कितना लेस देन 80। कितना लेस देन 80। अब यहाँ पर जो स्टेज सेकंड कही है, स्टेज सेकंड कही है, इसमें सिस्टोलिक होगा 140 से ज्यादा एंड 90 और उससे ज्यादा होगा डायस्टोलिक। आपको याद रखना है, बेसिक से टर्म्स है, आपको आई होप याद रहे। और जो चैनल पर अब जो शॉर्ट्स अपलोड किए जाएंगे उसमें आपको ये चीजें बताई जाएंगी। बीपी का जो क्लासिफिकेशन है वो बताया जाएगा। तो नॉर्मल सबको पता है, लेकिन स्टेज फर्स्ट सेकंड और एलिवेशन पूछे तो एलिवेशन में बीपी कितना होगा 120 से 129 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक होगा लेस देन 80 ही। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर की स्टेज होगी तो इसमें स्टेज फर्स्ट में 130 से 139 क्या होगा सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक होगा वो 80 से 89 होगा। लेकिन स्टेज सेकंड होगी जिसमें 140 या फिर इससे ज्यादा सिस्टोलिक और 90 और इससे ज्यादा डायस्टोलिक। लेकिन जब हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात की जाए तो मोर देन 180 तक है जो सिस्टोलिक बीपी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, A 40-year-old patient is diagnosed with asthma. Which of the following can be used as an aid to diagnose and monitor the asthma? यहाँ पे यदि 40 साल की क्लाइंट को अस्थमा डायग्नोस हुआ है तो यहाँ पर आप कैसे उसका जो अस्थमा है जो कैसे मॉनिटर करेंगे और डायग्नोस करेंगे? ग्लूकोमीटर, पीक फ्लोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर या फिर बैरोमीटर से। बैरोमीटर से तो एयर का प्रेशर नापेंगे, आप स्पिग्मोमैनोमीटर से बीपी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर अस्थमा के लिए जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा? पीक फ्लो मीटर। क्या है? पीक फ्लो मीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वाले क्वेश्चन है। सीओपीडी है नेक्स्ट, अस्थमा, सीओपीडी, निमोनिया। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक ये आपके क्या है, जो आपको वही करना है जो कम्युनिटी में गांव में कॉमन समस्याएं होती हैं, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उसी से रिलेट करते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि 48 साल का जो पर्सन है सीओपीडी उसको सिम्टम है, सस्पेक्ट है, तो अब यहाँ पे आपको सस्पेक्ट है, डाउट है, कंफर्म कौन से टेस्ट से करेंगे? कंप्लीट ब्लड काउंट, स्पायरोमीट्री, एचबी लेवल या फिर सीआरपी से, सी रिएक्टिव प्रोटीन से। तो यहाँ पर उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर उसके आपको लंग्स, सीओपीडी में आपके लंग्स अफेक्ट होंगे, तो वो चीज आपकी चेक कौन करेगा? स्पायरोमीटर। क्या करेगा? स्पायरोमीट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, A 55-year-old woman is brought to the emergency with history of sudden lapse in conscious and fainting. This condition is known as। यदि कोई लेडी इमरजेंसी में लाई गई है, उसको अचानक से चक्कर आ गए, बेहोश होकर गिर गई, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रोवेशन, सिनकोप, स्ट्रोक या फिर अटैक। ये उसको अचानक से बेहोश हो गई है, उसकी हिस्ट्री भी रही है यही, इमरजेंसी में लाई गई है, तो ये क्या कहलाएगा? सिनकोप, एक तरीके से बेहोश हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर, A rule used to treat hypoglycemia। क्या है? रूल टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सा जो रूल है यूज किया जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए? ऑप्शन में यहाँ पर रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 10 या फिर रूल ऑफ 15। तो यहाँ पर रूल ऑफ 9 यूज किया जाता है किसके लिए? बर्न के लिए। रूल ऑफ 10 यूज किया जाता है क्लैप्ट लिप्ट वाले में, और रूल ऑफ 15 यूज किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पर इस 15 जो रूल ऑफ 9 का जो 15 है, क्या है? रूल ऑफ 9 का जो 15 है, तो यहाँ पे क्या है? 15 ग्राम कार्ब्स लेने, सॉरी आपको 15 ग्राम से कम कार्ब्स लेने हैं, फिर 15 मिनट वेट करना है, फिर आपको अपना बीपी चेक करना है। यदि ये 70 mg/dl से भी कम आता है तो आपको ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से रिपीट करना है। तो रूल ऑफ 15 आपको याद रखना है, क्या है? रूल ऑफ 15 to 15 ये किसके लिए है? ये है हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
herpes zoster infection incidence is mainly increased in which of the following age group? तो herpes वाले जो केस हैं किस एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलेंगे? अब 10 ईयर, अब 20 ईयर, अब 40 ईयर, अब 50 ईयर, 50 साल के बाद किस एज में है जो, किस उम्र में है जो हर्पीस देखने को मिलेगा? ऑप्शन में यहाँ पर उम्र दी गई है, कितनी उम्र से ज्यादा के लोगों में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा किसमें? जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। किसकी? जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो उनको हर्पीस देखने को मिलेगा। कॉमन है जो यदि पूछते हैं तो किसको होगा? 50 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-year-old child with measles has stable salt crystal like rashes in the buccal mucosa is called as। क्रिस्टल सॉल्ट जैसे जो मीजल्स में क्रिस्टल जैसे आपके मुंह के अंदर जो बकल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा में यदि रैसेस आ जाए तो सीधी सी बात है, एक ही चीज है, क्या है? कॉप्लिक स्पॉट्स, जो कि मीजल्स का क्लासिकल साइन है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कॉप्लिक स्पॉट्स होंगे किसमें? मीजल्स में होंगे। कहाँ पर? ओरल म्यूकोसा और बकल म्यूकोसा में। तो क्या कहलाएंगे? कॉप्लिक स्पॉट्स। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको डेली पेपर्स बस सॉल्व कराए जाएंगे, डेली आपको क्लासेस भी ली जाती हैं। प्लीज आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। और जिन्होंने अभी तक उड़ीसा A&M का पेपर नहीं देखा, प्लीज देखिए। MSc लेवल का पेपर बेचारे बच्चों को दे दिया गया था। इवन जो उड़ीसा का नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होता है उससे ज्यादा हार्ड दिया था A&M वालों को। जो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर H1N1 एक्सेप्ट। H1N1 के लिए सभी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं किसी एक को छोड़कर। H1N1 मतलब स्वाइन फ्लू। क्या है? स्वाइन फ्लू के लिए सभी कंफर्मेटरी टेस्ट हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में रियल टाइम PCR, वायरल कल्चर, वायरस स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज या फिर CRP। तो आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा। और जो भी लोग पेपर्स परचेस करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। 175 रुपीज इन पेपर्स की प्राइस है, जिसमें आपको 16 पेपर इंक्लूड किए गए हैं। और इन 16 पेपर्स के साथ में आपको एक सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें 13 सीरीज होगी। पर सीरीज 50+ क्वेश्चन है जो अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।